हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है वोकैबलरी का सेशन 5। अगर आपने इससे पहले वाले सेशंस वोकैबलरी के नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को समाप्त कर देना, ख़त्म कर देना। कोई लॉ हो गया आपका, या कोई आपका राइट अधिकार हो गया, या कुछ फॉर्मल एग्रीमेंट हो गया जिसको आप ख़त्म कर दोगे, समाप्त कर दोगे, निरस्त कर दोगे, तो ये होता है एब्रोगेट। देखो एब्रोगेट में वर्ड भी आ रहा है ना बीच में, रोक। आप ऐसे करके रोक से याद कर सकते हो कि रोक दी गई, कोई चीज़ रोक दी गई, ख़त्म कर दी गई, ठीक है। तो इसको ऐसे करके याद रख सकते हैं। टू रिपेल और डू अवे विद अ लॉ, राइट और फॉर्मल एग्रीमेंट, कि हम उसको डू अवे विद मतलब हम ख़त्म कर रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एब्रोगेटेड आर्टिकल 370 ऑन 6 अगस्त 2019। तो क्या करा था, आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया गया ना, हटा दिया गया। तो क्या कर दिया गया, एब्रोगेट कर दिया गया। तो एब्रोगेट हमारी वर्ब है कि उसको हमने हटा दिया गया, कि कोई कानून अगर लागू हुआ है उसको हम हटा रहे हैं, तो वो हो गया आपका एब्रोगेट। अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं। एबॉलिश, एबॉलिश का भी यही सेम मीनिंग होता है। आप यहाँ पर एब्रोगेट की जगह एबॉलिश भी यूज़ कर सकते हो, रिवोक भी यूज़ कर सकते हो। ये सेम मीनिंग देते हैं, एबॉलिश भी और रिवोक भी। इनका यही मतलब है कि किसी कानून को समाप्त करना, एबॉलिश, रिवोक, एब्रोगेट, ठीक है। अब है एनल। एनल का मतलब भी होता है कि निरस्त करना। आपने नल एंड वॉइड सुना होगा ना, कि कानून को क्या कर देते हैं, अमान्य, अब वो अमान्य है, ठीक है। तो नल एंड वॉइड सुना है, तो यही एनल है। नल से आप एनल तो याद कर सकते हो और नलीफाई भी याद कर सकते हो, दोनों में नल नल आ रहा है। और इनका मतलब भी यही होता है कि निरस्त करना। नलीफाई भी यही हो गया कि प्रभावहीन करना। इसका एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। देयर मैरिज वॉज एनल्ड आफ्टर 2 years। तो 2 साल बाद उनकी जो मैरिज थी वो इनवैलिड हो गई, अब मान्य नहीं है, ठीक है। तो एनल का मतलब ये हो गया। और आपको नलीफाई का भी एग्जाम्पल देती हूँ मैं एक। कंटिन्यूड वायलेशन ऑफ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कैन नलीफाई गेन्स, कि जैसे स्थिति जो संभल रही थी, अगर कंटिन्यू रखा है इस वायलेशन को, कि जो भी रूल्स बनाए गए हैं कोविड के लिए, अगर उन रूल्स को हम वायलेट करेंगे, उनको फॉलो नहीं करेंगे, तोड़ेंगे रूल्स को, तो क्या होगा कि जो भी अब तक संभाला गया है सिचुएशन को, जो भी फ़ायदा हुआ है, वो सब नलीफाई हो जाएगा। मतलब फिर सिचुएशन पहले जैसी हो जाएगी। तो ये हो गया आपका नलीफाई, मतलब प्रभावहीन, ठीक है। तो हमने एब्रोगेट के कौन कौन से सिनोनिम्स पढ़ लिए, एबॉलिश, रिवोक, एनल, नलीफाई। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ समझने में बहुत ज़्यादा कठिन है, जटिल है, जो हमें इजीली नहीं समझ आ रही है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो ये होता है आपका एब्स्ट्रूस। और आप इसको याद कैसे रख सकते हो, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि ट्रूस आ रहा है ना, ट्रूस आप ट्रस्ट से कनेक्ट कर सकते हो कि अब ट्रस्ट करना किसी पर भी मुश्किल होता है ना, आसान नहीं होता, डिफ़िकल्ट होता है ना ट्रस्ट करना। तो आप इसको ट्रस्ट से कनेक्ट करके याद कर सकते हो। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। फिलॉसफी इज़ एन एब्स्ट्रूस सब्जेक्ट। तो भाई फिलॉसफी किसी को भी इजीली नहीं समझ आती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट है, जटिल है, जिसको कोई भी इजीली नहीं समझ सकता है। तो ये हो गया आपका एब्स्ट्रूस। मैंने यहाँ पर पिक्चर भी ऐड करी है। अब इसमें क्या है कि उसके सामने पेपर पड़ा है, क्वेश्चन पेपर। अब वो एग्ज़ाम दे रहा है, लेकिन उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, उसको क्वेश्चन सारे बहुत डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, क्योंकि जब भाई उसने पढ़ाई नहीं तो क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट तो लगेंगे और कंफ्यूजिंग भी लगेंगे। तो उसने अपने बाल ही खींच लिए उसमें, कि उसको क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, उसको एब्स्ट्रूस लग रहे हैं, है ना। तो ये हो गया आपका एब्स्ट्रूस। फिर इसका देखते हैं हम सिनोनिम्स। पहला है हमारा ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है जो आसानी से समझ में ना आए। वही सेम मीनिंग हो गया ना, कि जो चीज़ हमें आसानी से समझ नहीं आ रही है वो है ऑब्सक्योर। हिज आंसर्स वर ऑब्सक्योर एंड कन्फ्यूजिंग। अब जैसे टीचर क्लास में किसी भी बच्चे को खड़ा करके क्वेश्चन पूछ लेगी, अब उसका ध्यान नहीं था कि टीचर क्या पढ़ा रही है, टीचर ने उससे खड़ा करके क्वेश्चन पूछा, तो वो कुछ अजीब ही तरीके से आंसर देने लग गया। तो उसका आंसर कैसा था, ऑब्सक्योर एंड कंफ्यूजिंग, क्योंकि जब उसको क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आता था और फिर भी वो बोल रहा है, तो वो
सही बात है कि मतलब कंफ्यूजिंग लगेगा, ऑब्सक्योर लगेगा, कि समझ ही नहीं आएगा सुनने वाले को कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑब्सक्योर। फिर है डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट तो आपने सुना है भाई, जो चीज़ मुश्किल होती है। ये वर्ड तो पढ़ा हुआ होता है, जनरली हम यूज़ भी करते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट है, ये काम बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं हो पाएगा, इस तरीके से। फिर हम देखते हैं एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का मतलब होता है कि कोई चीज़ रहस्यमय, मिस्टीरियस। ठीक है, मतलब मिस्टीरियस, रहस्यमय, पहेली जैसी कोई चीज़ ऐसी होती है तो वो आसानी से समझ आने वाली तो होती नहीं है, काफ़ी टाइम बाद समझ आती है ना। अब जैसे कुछ मूवीज़ होती हैं, उसमें आखिरी तक मूवी में सस्पेंस बना रहता है कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, तो मिस्टीरियस हो गई वो। तो आप उसको आप एनिग्मेटिक मूवी भी बोल सकते हो कि भाई बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय, मिस्टीरियस मूवी थी वो। तो ये हो गया आपका एनिग्मेटिक। और एनिग्मेटिक का नाउन होता है एनिग्मा, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव हो गया, और नाउन हो गया आपका एनिग्मा। इसका मैं आपको एनिग्मेटिक का एग्जाम्पल देती हूँ। ही नेवर डज हिज होमवर्क स्टिल ही मैनेजेस टू गेट गुड ग्रेड्स। हिज गुड ग्रेड्स आर एनिग्मेटिक, कि मतलब भाई वो होमवर्क ही नहीं करता अपना बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी उसके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। पढ़ता नहीं है, होमवर्क नहीं करता है, तो कैसे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं? तो फिर क्या है, उसके अच्छे मार्क्स एनिग्मेटिक है, मिस्टीरियस है, कि मतलब कैसे आ जाते हैं इतने अच्छे मार्क्स बिना पढ़े। तो ये हो गया आपका एनिग्मेटिक। और मैंने आपको पढ़ाया था ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर आपका एडजेक्टिव की फॉर्म में भी यूज होता है और वर्ब की फॉर्म में भी यूज होता है। जैसे एडजेक्टिव में तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हिज आंसर्स वर ऑब्सक्योर एंड कंफ्यूजिंग, मतलब इतना मुश्किल हो रहा था समझना, इतने कंफ्यूजिंग आंसर्स थे उसके। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। और अगर आपको इसको वर्ब की फॉर्म में यूज करना है तो हम कैसे करेंगे? वर्ब की फॉर्म में इसका मतलब ये भी होता है कि कुछ धुंधला सा होना। तो जो चीज़ धुंधली है तो वो हमें समझ नहीं आ रही है ना, स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है ना, नहीं क्लियर दिखा रही है जो चीज़ धुंधली है, तो ये होता है आपका वर्ब की फॉर्म में इसका मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, ग्रे क्लाउड्स ऑब्सक्योर्ड द सन डेट डे। तो क्या होता है, कभी कभी सन हमें दिखाई नहीं देता, बादल जो है उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं ना, बादल के पीछे सन छुप जाता है। तो क्या हुआ, ऑब्सक्योर कर लिया, ग्रे क्लाउड्स ने सन को ऑब्सक्योर कर लिया, कि सन हमें दिखना ही बंद हो गया, अनक्लियर हो गया, लेस विजिबल है अब वो। तो ये हो गया आपका ऑब्सक्योर। और एक और जगह यूज करते हैं हम ऑब्सक्योर का, जैसे हम बोलते हैं ना फॉर सम ऑब्सक्योर रीजन, कि उसने हमें कोई, सामने वाले ने रीजन बताया है, ठीक है, लेकिन वो रीज़न उसका अस्पष्ट है, मतलब समझ नहीं आया हमें, वो रीज़न जो दे रहा है वो हमें समझ नहीं आया। तो कैसा रीज़न है वो? ऑब्सक्योर रीज़न, कि जैसे कोई लेट आया और फिर उसके बाद उसके बॉस ने पूछा कि भाई तुम लेट कैसे हो गए, है ना, तो उसने कुछ भी बहाना बना दिया, उल्टा सीधा दिया बहाना। तो वो रीज़न बॉस को कैसा लगा सुन के? ऑब्सक्योर रीज़न लगा, कि जो रीज़न जो है वो अस्पष्ट है, वो क्लियर रीज़न नहीं है। तो ये हो गया आपका ऑब्सक्योर। तो हमने कौन कौन से सिनोनिम्स पढ़ लिए एब्स्ट्रूस के? ऑब्सक्योर, डिफिकल्ट और एनिग्मेटिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एसिड्यूअस। एसिड्यूअस का मतलब होता है जो मेहनती होता है, बहुत ज़्यादा परिश्रमी होता है, वो जो भी काम करता है बहुत ज़्यादा सावधानी से, अटेंटिवली काम करता है। जैसे आप पेंटर को देख लो, ठीक है, वो कोई पेंटिंग बना रहा है, अब उसमें वो छोटी छोटी डिटेल्स को भी बहुत अच्छे से काम करेगा उसके ऊपर, ठीक है, बहुत ज़्यादा अटेंटिवली, सावधानी से करेगा। तो वो क्या हुआ, उसकी क्वालिटी कैसी हुई, वो कैसा हुआ, वो एसिड्यूअस हुआ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक तो हार्ड वर्क भी कर रहा है कि बिल्कुल ओरिजिनल लगे उसकी पेंटिंग, और साथ साथ पूरे अटेंटिवली, कि उसका ध्यान इधर उधर भी नहीं जाता, पूरे अटेंशन के साथ उस काम को करता है। तो ये होता है आपका एसिड्यूअस। आप इस इमेज में भी देख सकते हो, दो लड़के हैं, एक टेबल लैंप लगा के और बहुत मतलब अच्छे कंसंट्रेशन से पूरा अटेंशन पे करके अटेंटिवली अपनी स्टडी कर रहा है, ठीक है, उसके आसपास मक्खी भी घूम रही है तो उसको उससे भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रही, वो इतना कंसंट्रेशन के साथ पूरा अपना पढ़ाई कर रहा है। और दूसरी तरफ दूसरा लड़का पढ़ते पढ़ते सो गया। तो क्या है, जो सो गया वो तो हो गया इनएक्टिव, केयरलेस, नेग्लिजिएंट, और जो इतनी अटेंटिवली पढ़ाई कर रहा है, पूरा हार्ड वर्क कर रहा है, तो वो क्या है, वो एसिड्यूअस है। एग्जाम्पल भी यही है, ही इज़ एसिड्यूअस इन हिज स्टडीज़। अब आप इस वर्ड को याद कैसे रख सकते हो? देखो, स्टूडियस होता है ना, जो बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई करने वाला होता है, स्टूडियस। तो स्टूडियस से आप एसिड्यूअस को याद कर सकते हो, क्योंकि जो दोनों की एंड वाली वो है साउंड है वो सेम है, स्टूडियस, एसिड्यूअस, है ना, तो आप ऐसे करके याद कर सकते हो। अब
इसके सिनोनिम्स देखते हैं। पहला है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब भी यही होता है कि जो बहुत परिश्रमी होता है, मेहनती होता है, जो अपने एफर्ट कांस्टेंट रखता है कुछ अचीव करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ डिलीजेंट वर्कर, कि वो बहुत ज़्यादा मेहनती है, मेहनती वर्कर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिलीजेंट। इसको आप इंटेलिजेंट से कनेक्ट करके कर सकते हो याद, कि भाई जो पूरी अपनी अटेंशन पे करके पूरे कंसंट्रेशन के साथ करेगा तो वो इंटेलिजेंट तो होगा ना। तो इंटेलिजेंट, डिलीजेंट, ऐसे करके आप इसको कनेक्ट करके उससे याद कर सकते हो। फिर हो गया अटेंटिव। अटेंटिव तो पता ही होगा आपको, अटेंशन बोलते नहीं थे सावधान, तो सीधे खड़े हो जाते थे ना एकदम बिल्कुल। अटेंटिव हो गया ना, अटेंशन तो नाउन हो गई और अटेंटिव हो गया आपका एडजेक्टिव। फिर नेक्स्ट है परसिवरिंग। परसिवरिंग का मतलब क्या हुआ? परसिवरिंग का मतलब हुआ कि किसी काम को डट कर करना, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, परसिवरेंस के साथ। तो परसिवरेंस जो है वो तो आपकी नाउन हो गई और परसिवरिंग हो गया आपका एडजेक्टिव। अब मैं आपको परसिवरिंग का एग्जाम्पल बताती हूँ। अ फ्यू परसिवरिंग क्लाइंबर्स फाइनली रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन। तो उनके अंदर पूरी डिटर्मिनेशन थी ना, तभी तो वो माउंटेन के टॉप तक पहुंच गए। तो क्या था उनके अंदर? परसिवरेंस था, वो परसिवरिंग थे और उनके अंदर पूरा डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस था। और इसको आप याद कैसे रख सकते हो? क्या है? परसिवियरिंग। और इसका मतलब है कि कितनी भी डिफिकल्टीज आ जाए उस काम को आप डट कर करते हो। जो आपने ठान लिया उस काम को आप डट कर करोगे, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टीज़, कितनी भी सीवियर सिचुएशन आपके सामने आ जाए। अब मैंने क्या बोला? सीवियर सिचुएशन। अब परसिवियरिंग में सीवियर आ रहा है ना, तो कितनी भी सीवियर सिचुएशन आ जाए लेकिन आपका काम आप डट कर पूरे अटेंशन के साथ अपना हार्ड वर्क करोगे। ठीक है, तो सीवियर को आप कनेक्ट करके कर सकते हो कि कितनी भी सीवियर सिचुएशन आ जाए आप अपना काम डट कर करोगे। तो ये हो गया आपका परसिवियरिंग। नेक्स्ट है स्टूडियस। इसका मतलब है कि जो अध्ययनशील होता है। ठीक है, जो हर समय पढ़ता रहता है, जो अपना काफ़ी सारा टाइम अपनी पढ़ाई को देता है, अपनी पढ़ाई की तरफ अपना सारा अटेंशन देता है, तो वो होता है स्टूडियस। और वैसे भी इसमें स्टडी तो आ ही रहा है ना, स्टूडियस स्टडी से, तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हो। फिर है इंडस्ट्रियस। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनती, परिश्रमी, तो वो है इंडस्ट्रियस। अब इंडस्ट्रियस इंडस्ट्री से कनेक्ट हो रहा है ना, इंडस्ट्री से तो इंडस्ट्रियस बना है। और आपका हो गया जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स होते हैं। अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो क्या एक रात में इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाते हैं? उसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ना, पूरा उनका जो कंसंट्रेशन, पूरी उनकी जो अटेंशन, जो उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया हुआ होता है उसकी तरफ होती है। ठीक है, तो फिर वो ग्रेजुअली अपनी पूरे हार्ड वर्क के साथ, अपनी पूरी मेहनत के साथ, जो वो परिश्रम करते हैं अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ, तब जाके वो इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हैं बड़े बड़े, तब जाके उनकी पहचान बनती है। तो इंडस्ट्रियस क्या हो गया? इंडस्ट्रियस यही तो हो गया कि हार्ड वर्क करना, मेहनती होना, ठीक है, परिश्रमी होना। तो इंडस्ट्रियस यही तो हो गया। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी देती हूँ। शी इज़ एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट एंड इंडस्ट्रियस, कि वो इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती है और क्या है? कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट मतलब जो सक्षम होते हैं, जो कैपेबल होते हैं, जो एफिशिएंट होते हैं कुछ काम करने के। तो भाई अगर आप कैपेबल हो और आप एफिशिएंट हो, ठीक है, सक्षम हो किसी काम करने के लिए, लेकिन उस चीज़ का क्या फ़ायदा होगा अगर आप उसको यूज़ ना करो? अगर आप मेहनती नहीं हो तो आपकी योग्यता का क्या फ़ायदा? आपकी योग्यता का फ़ायदा तभी तो होगा कि जब आप उसको यूज़ करोगे, हार्ड वर्क करोगे, है ना, स्मार्ट वर्क करोगे, तभी तो वो योग्यता काम आएगी। तो शी इज़ एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट एंड इंडस्ट्रियस। वो सक्षम भी है और मेहनती भी है। तो ये था आपका इंडस्ट्रियस। लास्ट है मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब यही हुआ कि जो बहुत अटेंटिव है, केयरफुल है, छोटी छोटी डिटेल्स, माइन्यूट डिटेल्स को लेकर भी वो बहुत ज़्यादा केयरफुल है, बारीकी से हर चीज़ को वो देखता है, हर चीज़ का ध्यान रखता है। तो वो हो गया आपका मेटिकुलस। अब इसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। द पेंटिंग वॉज मेड विद मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल, कि एक छोटी छोटी डिटेल के ऊपर भी अपना पूरा अटेंशन, पूरा उसके साथ केयरफुल रहते हुए पेंटिंग को बनाया गया। तो क्या? मेटिकुलस अटेंशन थी। मेटिकुलस मतलब हो गया आपका केयरफुल अबाउट माइन्यूट डिटेल्स, कि छोटी छोटी डिटेल्स की तरफ भी बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना। ठीक है, तो मेटिकुलस अटेंशन।
अब आप इसको याद कैसे रख सकते हो, मेरिट से कनेक्ट करके आप इसको याद रख सकते हो कि भाई वही तो मेरिट में आएगा जो केयरफुल होगा, जो हार्ड वर्किंग होगा, जो अपने काम की तरफ पूरा अटेंशन पे करेगा, जो अटेंटिव होगा, है ना। तो वही तो मेरिट में आएगा। तो आप मेरिट से मेटिकुलस को याद कर सकते हो। तो हमने एसिडुअस के कौन कौन से सिनोनिम्स पढ़ लिए? डिलीजेंट, अटेंटिव, परसिवरिंग, स्टूडियस, इंडस्ट्रियस और मेटिकुलस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब होता है जो रिस्क लेने के लिए तत्पर रहता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा करेज होता है, कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। अब वो रूड भी हो सकता है, क्योंकि ऑडेसिटी वर्ड अपने साथ एक नेगेटिव सेंस भी लेता है। ये नेगेटिव वे में ज़्यादा यूज़ होता है कि वो रूड भी है और डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर भी हो सकता है उसका। अब आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो। ही हैज़ द ऑडेसिटी टू टेल द नाइस ओल्ड लेडी टू शट अप। तो उसने ओल्ड लेडी को चुप रहने के लिए बोला, उसे शट अप बोला, ठीक है। तो क्या चीज़ दिखा रही है ये दिखा रहा है उसका डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, कि उसने लेडी को, जो ओल्ड लेडी है वो भी, ठीक है, उसको उसने चुप रहने के लिए बोला। तो ये इसका रूड और डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर दिखाता है। जैसे आप इस इमेज में देखो कि उसने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा है, जबकि वहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी थी, फिर भी उसने सिग्नल तोड़ा। तो ये क्या दिखा रहा है? उसका रेकलेस बिहेवियर, ठीक है। करेज तो उसने बड़ा दिखाया कि उसने सिग्नल तोड़ दिया, लेकिन नेगेटिव वे में, ठीक है, रेकलेस बिहेवियर। तो ये उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था, ऑडेशियस बिहेवियर था। अब ऑडेसिटी तो नाउन हो गई, और इसी का ऑडेशियस जो है वो एडजेक्टिव होता है कि ये बिहेवियर उसका ऑडेशियस था, हिज बिहेवियर वॉज ऑडेशियस, ठीक है। अब हम इसके कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं। पहला है बोल्डनेस। अब बोल्डनेस का मतलब क्या होता है? जो एकदम निडर होता है, जिसमें आत्मविश्वास होता है, जो वीर होता है, तो वो हो गया आपका बोल्डनेस। और बोल्ड वर्ड तो आपने सुना भी होगा कि ये तो बहुत बोल्ड है, डेयरिंग है ना, तो वो हो गया आपका बोल्ड। अब एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब क्या होता है? कि जो बहुत घमंडी होता है, क्योंकि ऑडेसिटी का मतलब एक तो करेज था, उसके लिए आपका बोल्डनेस आ गया। अब एक मीनिंग इसका रूड भी तो है, तो उसके लिए आपका एरोगेंस आ गया कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड है, ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। तो जो आपका एरोगेंट है वो तो हो गया आपका एडजेक्टिव, और एरोगेंस हो गई नाउन। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी बताती हूँ। हिज एरोगेंस रिपेल्स मैनी पीपल। कि क्या हुआ कि उसका जो घमंड है, उसका जो एरोगेंस है, उसने उससे कई लोगों को पीछे हटा दिया, दूर कर दिया। अट्रैक्ट मतलब जो जुड़ जाते हैं, पास आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और रिपेल जो दूर हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो ये वही रिपेल है जो हम मैग्नेट की प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं कि सेम पोल रिपेल और अपोजिट पोल अट्रैक्ट। तो रिपेल क्या है? कि वो पीछे हट जाते हैं, मैग्नेट जुड़ नहीं पाता ना। तो यही है कि उसके रूड बिहेवियर ने, एरोगेंस ने लोगों को उससे रिपेल कर दिया, पीछे हटा दिया, दूर कर दिया। नेक्स्ट सिनोनिम है हमारा इसका इंसोलेंस। इंसोलेंस का मतलब क्या हुआ? रूड बिहेवियर, जो बदतमीजी से बिहेव करता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हर इंसोलेंस कॉस्ट हर जॉब। कि उसका जो रूड बिहेवियर था, उसने उसको बाहरी कीमत चुकानी पड़ी, उसकी जॉब चली गई, ठीक है। उसकी जॉब पर उससे असर पड़ा। तो किससे पड़ा? उसके रूड बिहेवियर से, मतलब इंसोलेंस। उसका जो इंसोलेंस बिहेवियर था, उसकी वजह से उसको जॉब से निकाल दिया गया। अब इंसोलेंस आपका क्या है? नाउन। इंसोलेंट होगा इसका एडजेक्टिव। अगर इसी सेंटेंस को हमें इंसोलेंट से बनाना होगा तो हम बनाएंगे हर इंसोलेंट बिहेवियर कॉस्ट हर जॉब। अब आप इसको याद कैसे रख सकते हो? इंसोलेंस, इसमें क्या आ रहा है? सोल। सोल मतलब क्या होता है? एकमात्र, अकेला। तो भाई जो अपने आप को एकमात्र अकेला समझेगा कि मैं ही हूं बस, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा? रूड ही तो होगा, डिसरिस्पेक्टफुली तो वो सबसे बात करेगा, क्योंकि वो अपने आप को सोल, अपने आप को अकेला, एकमात्र ही बहुत कुछ समझता है ना। तो आप इसे सोल से इंसोलेंट को करेक्ट करके याद कर सकते हो। और ऑडेसिटी को कैसे याद रख सकते हो? डेसी, ठीक है। डेसी से डेजी। डेजी नाम होता है ना, सिटी। सिटी से सिटी मतलब हिंदी वाला सिटी। तो अगर डेजी को देख के सीटी मारी, तो किसी को देखकर सीटी मारोगे तो कैसा बिहेवियर है? वो डिसरिस्पेक्टफुली तो है, रूड बिहेवियर तो है, शेमलेस एकदम, है ना। तो आप ऐसे करके ऑडेसिटी को याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एडेज। इसका मतलब होता है कहावत, प्रोवर्ब, कोई स्टेटमेंट जो कोई जनरल ट्रुथ बता रहा हो कि जो चीज़ सच ही है, जिसको नकारा नहीं जा सकता, ठीक है। अब वाइज सेइंग। अब वाइज सेइंग क्या? जो समझदारी वाली बात होती है, ठीक है, वो हो गई आपकी एडेज। अब इसको आप याद कैसे रख सकते हो? एड एज। जैसे जैसे एज ऐड होती जाती है, मतलब बढ़ती जाती है,
तो जो इंसान है वो बुद्धिमान हो जाता है, समझदारी वाली बात करने लगता है। तो ऐसे करके आप एड एज से वाइज सेइंग याद रख सकते हो कि समझदारी वाली बात, मतलब कोई प्रोवर्ब। ये हो गया आपका एड एज। अब जैसे ये टीचर है, अब ये टीचर क्या समझा रही है, बेटर लेट देन नेवर। तो ये एक प्रोवर्ब ही हो गया ना कि देर आए दुरुस्त आए, कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं करी है तो अब कर लीजिए, कोई बात नहीं अगर पहले नहीं करी थी, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए, बेटर लेट देन नेवर। तो ये एक प्रोवर्ब हो गई, एक एडेज हो गई, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। एज यू सो शैल यू रीप इज एन एडेज, कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, कि जैसा परिश्रम करोगे वैसा फल मिलेगा। तो ये भी तो एक एडेज हो गई, एक वाइज सेइंग हो गई ना, एक एक्सप्रेशन जो एक जनरल ट्रुथ बता रहा है। ये तो सच है कि आप जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। पहला है एक्सियोम। आप ये वर्ड्स को रिप्लेस कर सकते हो, एडेज की जगह एक्सियोम भी लगा सकते हो, प्रोवर्ब भी लगा सकते हो, डिक्टम भी लगा सकते हो। तो ये वर्ड्स एक दूसरे की जगह लगाए जा सकते हैं। अब एक्सियोम का मतलब है कि स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ और आर्ग्यूमेंट, की मतलब कोई स्टेटमेंट है उसको एक्सेप्ट कर लो बिना किसी प्रूफ और आर्ग्यूमेंट के, मतलब उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि वो अपने आप में सेल्फ एविडेंट है, स्वतः प्रमाणित है। जैसे इसका एग्जांपल देती हूँ, रिच गेट्स रिचर इज एन एक्सियोम। तो ये एक एक्सियोम ही तो है, सेल्फ एविडेंट है ना, ये तो साफ दिखता ही है कि जो अमीर है वो और अमीर होता चला जाता है और जो गरीब है वो गरीब होता चला जाता है। तो इसीलिए ये एक्सियोम है ना, इसको आपको प्रमाणित करने की तो जरूरत ही नहीं है, ये तो अपने आप में ही सेल्फ एविडेंट है, स्वतः प्रमाणित है। अब इसके हम सिनोनिम देखते हैं। दूसरा वो है डिक्टम। अब डिक्टम का मतलब क्या होता है कि एक ओपिनियन या कोई एक बात, एक जनरल ट्रुथ, ठीक है, वो हो गया आपका डिक्टम, जनरल ट्रुथ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि ही फॉलोड द डिक्टम गुड थिंग्स टेक टाइम, कि इसने इस डिक्टम को, इस प्रोवर्ब को उसने फॉलो करा, इस सेइंग को, कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो समय लेती हैं। कि चलो अभी वो मेहनत कर रहा है, कोई रिजल्ट नहीं निकला, वो फिर भी मेहनत कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि अच्छी चीज़ें टाइम लेती हैं, कि इससे भी कुछ अच्छा होना होगा आगे, इसीलिए। तो ये एक डिक्टम हो गई। अब है सेइंग। तो सेइंग का क्या मतलब हो गया, सेइंग का मतलब भी तो कहावत ही है, यही तो है कि देयर इज एन ओल्ड सेइंग नो पेन नो गेन, कि परिश्रम नहीं करोगे तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। ये आपका एक सेइंग ही तो हो गई, वाइज सेइंग, जैसे ऊपर बताया था मैंने आपको। फिर आ गया प्रोवर्ब। प्रोवर्ब का तो मतलब ही कहावत है ना। प्रोवर्ब जैसे एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कि जो एक्शंस हैं आपके वो आपके बोलने से ज़्यादा ताकतवर हैं, कि एक्शंस जो आप करते हो वो ज़्यादा दिखाई देते हैं, ज़्यादा नोटिस में आते हैं, सिर्फ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है, उसको आपको एक्शन में भी लाना पड़ता है। तो ये था आपके एडेज के सिनोनिम्स, एक्सियोम, डिक्टम, सेइंग, प्रोवर्ब। तो हमने आज कौन कौन से वर्ड्स कर लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा था एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब कोई चीज़ ख़त्म कर देना, समाप्त कर देना, एबॉलिश कर देना, उस चीज़ पर रोक लगा देना, ठीक है। फिर हो गया एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस का मतलब कोई चीज़ अस्पष्ट है, जटिल है, मुश्किल है, जो हमें समझने में दिक्कत हो रही है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। फिर हमने पढ़ा एसिड्यूअस। एसिड्यूअस जो बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती, परिश्रमी होता है और बहुत अटेंटिव भी होता है, जो छोटी छोटी बातों पे पूरा अटेंशन देता है अपना, ठीक है। फिर हो गया ऑडेसिटी। ऑडेसिटी हमने पढ़ा था, जो बोल्ड है, करेजियस है, कॉन्फिडेंस भी है, और वो रूड भी हो सकता है, शेमलेस भी हो सकता है और डिसरिस्पेक्टफुल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके दोनों मीनिंग है और ये ज़्यादातर नेगेटिव सेंस में ही यूज़ होता है। फिर हो गया आपका एडेज। एडेज का मतलब हो गया कोई कहावत, कोई वाइज सेइंग, जो समझदारी वाली बात होती है, बुद्धिमानी वाली, कोई जनरल ट्रुथ, ठीक है, ये हो गया एडेज। तो आई होप आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।